हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज में इंडियन पॉलिटी के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज मेनली हम लोगों ने पीसीएस एग्जाम के लिए डिजाइन की थी, लेकिन आजकल जिस तरीके से पीपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए जो पीपीएससी की चाहे नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन है, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम है, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि अब वैसे सवाल नहीं रहे जैसे सवाल जो है, जैसे क्वेश्चन जो है वो आज से 2 3 4 5 7 साल पहले पूछे जाते थे। अब जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। यही कारण है आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए। तो आज हम लोग जिन 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट हमारा इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में मैं जिक्र कर देता हूं, फिर हम लोग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अलग अलग टीचर्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। जैसे सुबह 10:15 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, जो योगेश सर के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद दोपहर को 12 बजे मेंस का करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस किया जाता है। दोपहर को 2 बजे जिस सीरीज को आप लोग देख रहे हो, जहां पे हर रोज आपके साथ जो है वो 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। और तीसरा जो है वो आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दोपहर को 3 बजे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग पेपर्स के आपके साथ शेयर किए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि अभी तक जो एग्जाम्स हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कंसेप्ट के ऊपर आधारित सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, डेमोक्रेसी में हम लोगों को प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो उसी के ऊपर जो है इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। जो पहला सवाल है या पहला जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, सेकंड है मेजोरिटी पार्टी रूल, थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। क्लियर? तो बताइए शाबाश, कौन कौन सी स्टेटमेंट जो वो आपकी सही है। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो तो जो आपका चैट बॉक्स है वहां पे अपना आंसर जो है वो सही मार्क कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहां पे भी आप अपना आंसर डाल सकते हो, या एंड में ये बता सकते हो कि जो 10 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन जो वो सही हैं। और साथ में आपने जो वीक एरियाज अपने हैं, जो कमजोर एरियाज हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना है। यानी कि जिन क्वेश्चंस को आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए या जिनको आपने गलत किया, वहां पे आपने देखना है कि वो जो गलती है वो आप लोगों से क्यों हो रही है। क्योंकि इस तरह की जो सीरीजेज रहती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप साथ में जो गलतियां करते हो एग्जाम, फाइनल एग्जाम के दौरान, वो गलतियां जो है वो आप पहले ही सीख लो, उन गलतियों से पहले ही जो है वो बाहर निकल जाओ, ताकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी मिनिमाइज हो सके आपके जो फाइनल एग्जाम है उसके अंदर। तो जल्दी से जो है वो जल्दी अपना आंसर जो है वो मार्क करिए। देखिए, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है। क्लियर? क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे नॉमिनल हमारे देश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, रियल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूंगा तो प्राइम मिनिस्टर है। सेकेंड है, जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होती है लोकसभा में वही हमेशा सरकार बनाती है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर के लिए, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के लिए अगर मैं सेंटर की बात करूंगा और अगर मैं स्टेट की बात करूंगा तो वहां पे जो मिनिस्टर्स हमारे हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? तो इन तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो आपके क्वेश्चन के कंटेक्स्ट से बिल्कुल सही है। यही कारण है आपका जो आंसर है वो है डी। अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और भी फीचर्स की बात करूंगा तो जो भी आपके मिनिस्टर्स बनेंगे वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होंगे, यानी कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का, अगर वो सेंटर में मिनिस्टर बन रहे हैं। और अगर वो स्टेट्स में बन रहे हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के वो मेंबर्स रहेंगे। सिमिलरली जो लीडरशिप है या जो मेन पावर है वो आपकी प्रधानमंत्री के पास रहेगी। और जो भी लोअर हाउस होगा, यानी कि जिस हाउस में मेजोरिटी से एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट बनी होगी, क्लियर, उसका डिसोल्यूशन जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है। जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं वहां पे जो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस है, या इंडिया में जैसे लोकसभा है, उसकी हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोअर हाउस है उसकी डिसोल्यूशन की जरूरत रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। अब ध्यान रखना, यहां पे भी बहुत गलती होती है, तो काफी लोग करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। रिगार्डिंग द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फर्स्ट है एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 years of age has a right to vote. Second है the voting was reduced to 18 years from 21 years by 44th Constitutional Amendment Act of 1978. तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, जल्दी से जो वो अपना आंसर देखिए कि क्या है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत है। और आप लोगों से क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, आप दोनों में से जो गलत स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करोगे और उसको अपना सही आंसर जो है वो मार्क करोगे। क्लियर?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल गलत है। नो डाउट 18 ईयर्स से 21 ईयर्स जो वोटिंग एज है वो इंक्रीज हो चुकी है, क्लियर, या सॉरी, जो 21 ईयर्स है वहां से 18 साल तक जो है वो एज को रिड्यूस किया जा चुका है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तो एज, वोटिंग एज 21 साल होती थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो एज को रिड्यूस किया गया फ्रॉम 21 टू 18, क्लियर। तो यही कारण है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, पहली स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम उसी को ही कहते हैं जहां पे हर एक 18 साल से ऊपर का जो युवक या युवती है उसके पास वोट डालने का अधिकार है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंटर स्टेट काउंसिल शायद आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में इसका जो है वो प्रोविजन हमें देखने को मिलता है, जहां पे प्रेसिडेंट के पास अधिकार है इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश करने का। लेकिन यहां पे सवाल जो है वो किसके कंटेक्स्ट में है, वो है चेयरमैन को कौन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। तो इंटर स्टेट काउंसिल जब 1990 में प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई तो उसका जो फॉर्मेशन है वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, क्लियर। वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, क्लियर, वो चेयरमैन होंगे, यही कारण है हमारा जो बी आंसर है वो सही है। इसके अलावा जो इंटर स्टेट काउंसिल है, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट्स के वो इसका हिस्सा होंगे, क्लियर। जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, वहां के जो सीएम है वो उसका हिस्सा होंगे। और अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वहां पे गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उस स्पेसिफिक स्टेट को, क्लियर, डन। इसके अलावा जो यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी इंटर स्टेट काउंसिल का मेंबर बनेंगे। और साथ में 6 सेंट्रल मिनिस्टर नॉमिनेट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनमें होम मिनिस्टर जो है वो आपका कंपलसरी रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। चलिए सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो चार ऑप्शन जो है वो आपके सामने है कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर नेशनल इमरजेंसी जो है वो अंडर आर्टिकल 352 हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती है। तो जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए। वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, या आर्म्ड रेबिलियन है। तो चार ऑप्शंस है, जल्दी से आंसर मार्क करिए, क्लियर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। क्योंकि देखो वॉर के ऊपर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। और आर्म्ड रेबिलियन का मतलब है कि जब अपने ही लोग जो है वो देश के खिलाफ हथियार उठा ले तब भी 352 के अंदर जो वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है ये पहले हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया विद आर्म्ड रेबिलियन। तो आज हम लोगों को इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर जो इमरजेंसी नहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। अब इसकी जगह क्या है, आर्म्ड रेबिलियन। तो यही कारण है जो पहला, दूसरा, तीसरा था उसमें थर्ड ऑप्शन था, या तीन जो है वो कॉमन था। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। और ध्यान रखिए कभी कभी ऐसा भी रहता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत हो तो हम लोग जो है वो अपना, या सिर्फ एक पॉइंट अगर हम लोगों को पता हो फिर भी हम अपना सही आंसर जो है वो मार्क कर सकते हैं, क्लियर। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको ढंग से पढ़ना क्योंकि यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ वोट्स इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज करेक्ट, क्लियर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट वैल्यू होती है उसके संदर्भ में, उसके कंटेक्स्ट में स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएज इज सेम, यानी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें सभी एमएलए की वोट वैल्यू सेम होती है। दूसरा है जितने एमपीज होते हैं उनकी वोट वैल्यू सेम होती है। तीसरा है कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, अगर मैं स्टेट में बात करूंगा जहां पे एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी वोट वैल्यू कितनी होगी वो बेसिकली उस स्टेट में कितने वोटर्स हैं वो डिसाइड करता है। और डी आपका है नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो वो सही नहीं है। तो जल्दी से जो वो शाबाश अपना आंसर मार्क करिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ना एमएलए की वोट वैल्यू की, तो एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की कितनी है, टोटल एमएलए उस स्टेट में कितने हैं, है ना, ऐसे निकलती है ना, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, क्लियर। तो अब देखो एमएलए
हर एक स्टेट की पॉपुलेशन डिफरेंट है, पंजाब की डिफरेंट है, हरियाणा की डिफरेंट है, हिमाचल की डिफरेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है हर एक एमएलए की जो वोट वैल्यू होगी वो अलग होगी, क्योंकि वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यही कारण है पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है जो इनकी वोट वैल्यू है वो वोटर्स, कितने वोटर्स हैं उस राज्य में, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, कितनी पॉपुलेशन है उस स्पेसिफिक स्टेट की। यही कारण है तीसरा भी बिल्कुल गलत है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एमपीज है ना, एमपीज की जो वोट वैल्यू कैलकुलेट होती है तो उसके बेसिस के ऊपर जितने भी एमपी हैं उन सबका वोट वैल्यू जो है वो आपको कॉमन देखने को मिलेगा। जैसे जब लेटेस्ट या रीसेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे वहां पे हर एक एमपी की वोट वैल्यू 708 थी, यानी कि जब कोई एक वोट डालेगा वो 708 के या उसका एक वोट जो है वो 708 माना जाएगा, क्योंकि एमपी की वोट वैल्यू जितनी एमएलए की वोट वैल्यू है डिवाइडेड बाय जितने तुम्हारे एमपीज हैं, क्लियर, उसके अनुसार निकाली जाती है, तो वो सभी का जो है वो कॉमन रहता है। यही कारण है जो बी स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। डन। जैसे आपको पता होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड से दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है चार्ज्ड अपॉन और एक होता है मेड फ्रॉम। जो मेड फ्रॉम है उसके ऊपर वोटिंग होती है, जो चार्ज अपॉन है उसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होती। मेनली वो खर्चा वो है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को दिया जाता है जिनकी इंडिपेंडेंस के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्लियर। तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से चार्ज नहीं किया गया, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड भी दो तरह के हैं, एक इंडिया का अलग है और अलग अलग स्टेट्स का जो कंसोलिडेटेड फंड है वो डिफरेंट रहता है। तो जल्दी से जो है वो इसका भी आंसर मार्क करिए। मे बी ये जो एक दो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, स्पेशली जो पीपीएससी के एग्जाम्स है वो इंक्रीज हो चुका है और आप लोगों को उसी लेवल के ऊपर जाके जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है बी। देखिए जो पेंशन होती है ना हाई कोर्ट के जजेस की, वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकलती है, लेकिन जो सैलरीज वगैरह होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में से निकलती है। इसके अलावा कैग है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या सरकार के ऊपर कोई भी उधार है, डेट है, वो सारे का सारा जो है वो आपका किसके अंदर आता है, वो चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर आता है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूंगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर है वो किस किस को दिया जाता है, यानी कि जिसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, तो देखिए प्रेसिडेंट के जो खर्चे हैं, प्रेसिडेंट की जो सैलरीज हैं, इसके अलावा जो राज्यसभा लोकसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है, यानी कि राज्यसभा में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी की बात की जाए, पेंशन की बात की जाए, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन, यूपीएससी और के चेयरमैन मेंबर्स, सीएजी। क्लियर। इसके साथ साथ हमारी सरकार के ऊपर कोई भी डेट जो सरकार को पे करना है, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कोई पैसा पे करना है, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट पास किया उसके बेसिस के ऊपर भी किसी भी खर्चे को चार्ज अपॉन में डाला जा सकता है। तो ये वो ग्राउंड्स हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि खर्चा चार्ज अपॉन में है या नहीं है। क्लियर। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स Which of the following statement is or are correct regarding composition of legislative council in India? पहला है the size of council depends on size of assembly, यानी कि जो काउंसिल का साइज है वो असेंबली के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसका साइज होगा, उसी हिसाब से काउंसिल का साइज होगा। और दूसरा है 5/6 of the total members in legislative council are directly elected and 1/6 are nominated by the governor। तो जल्दी से जो इसका आंसर मार्क करिए। क्लियर। वैसे गलती से दिख भी गया था आपको, लेकिन फिर भी इसको सोचिए कि पहला क्यों गलत है या सही है, दूसरा क्यों गलत या सही है, और उस तरीके से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ए। जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉम्पोजिशन है उसका, या लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर। अगर मान लो किसी की स्ट्रेंथ जो है वो 40 से कम बन रही है तो मिनिमम 40 काउंसिल में जरूर होना चाहिए, लेकिन जो उसकी मेन स्ट्रेंथ है वो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। यही कारण है पहली बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड लिखा है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यही कारण इसका जो आंसर है वो क्या है, ए है। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The Constitution has not prescribed a minimum age of appointment as a judge of either High Court or Supreme Court, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मिनिमम एज नहीं लिखी गई है। एंड एक person appointed as a judge of high court to make and subscribe an oath or affirmation before the president, यानी कि हाई कोर्ट के जज की जो ओथ है वो प्रेसिडेंट के सामने होगी। तो दो स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं।
जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए। आसान भी है, अगर थोड़ा नहीं सोचोगे तो इसको गलत करने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ए। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैक्सिमम एज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जरूर मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मिनिमम एज नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है लेकिन मिनिमम एज नहीं बात की गई है। और ए पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं जी, गवर्नर के सामने जो हाई कोर्ट का जज आपका ओथ लेता है, यही कारण है आपकी ये स्टेटमेंट गलत है। और आपका जो सही आंसर है वो क्या है, ए है। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन है वोटिंग राइट फॉर एनआरआईज वर इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। क्लियर, तो एनआरआईज जो है उनके लिए कौन से साल में वोटिंग राइट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके लिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है उसमें चेंजेस किए गए थे। बहुत फैक्चुअल सवाल है, अगर आता है तो करोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज 2011। क्लियर, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसके साथ साथ 2-4 हमें आसान सवाल भी देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, और लोकसभा। क्लियर, कि जो लोकसभा है उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो जल्दी से जो वो 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज आर्टिकल 81। अगर यहाँ पे लोकसभा की जगह राज्यसभा होता तो आंसर क्या होता आपका, आर्टिकल 80। अगर यहाँ पे पार्लियामेंट होता तो आर्टिकल क्या होता आपका, आर्टिकल 79। क्लियर, तो ये है हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो अपने आप को एसेस करिए कि कितने सवाल जो है वो आपके सही हैं और जो गलत है वो क्यों गलत है, और उन जो वीक एरियाज हैं उनके ऊपर मेहनत करिए, उनके ऊपर काम करिए। क्लियर, तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसको खत्म करते हैं। और जो बाकी हमारे जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, क्लियर, वो पंजाब के लिए जिनका उनकी जो डिटेल है वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू।